नीलेश जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आखिरी सवाल, क्या ये सिस्टमेटिक फ्लॉ भी है क्या? जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक जज साहब मान लीजिए कि दो जजों की बेंच सुनवाई कर रही है और वो 6 महीने के बाद रिटायर हो गए, उनका डेट आ गया, फिर वो रिटायर, फिर दूसरे जज आ गए, वो रिटायर कर गए। उसी तरीके से उधर जो सेबी में जो केस जो हैंडल कर रहे हैं अधिकारी, उनका टेन्योर 6 महीने का हुआ, फिर वो रिटायर कर गए, फिर दूसरे आए, फिर तीसरे आए। एवं प्रकार से ये फाइल जो है अधिकारियों और जजों के रिटायर और इसी में उलझा रहा, और पूरा हमारा जो निवेशक है, जिनकी चिंता होनी चाहिए व्यवस्था को, सिस्टम को, वो नहीं कर पाया। ये सिस्टमेटिक फ्लॉ है? बिल्कुल नहीं है। मैं ऐसा कोई बेनिफिट ऑफ डाउट बिल्कुल नहीं दूंगा। इस देश में जो ये हुआ था, टाइगर मिनन वाला केस हुआ था, तो वो बम विस्फोट के आरोपी लोगों के लिए रात को 2 बजे अदालत खुल जाती है। अर्नब गोस्वामी के लिए आज रात को केस फाइल होता है, कल सुबह कोर्ट पे आता है, माननीय चंद्रचूड़ साहब तुरंत उनको बोलता अभी का तुरंत बेल पे रिहा करो, बाकी का मेन जजमेंट मैं बाद में दूंगा। तो और उसमें लिखा जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पर्सनल लिबर्टी का अगर विषय आएगा तो जज ने अपने हाथ का काम छोड़ के पहले उसको डिसाइड करना चाहिए। ये लॉ है, एक्चुअली लॉ है। और अर्नब गोस्वामी के लिए तो स्पेसिफिक ऑर्डर में लिख दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अब यहां पर 13 करोड़ निवेशकों के लाइफ एंड लिबर्टी का सवाल है, 12 लाख एम्प्लॉय के लाइफ एंड लिबर्टी का सवाल है। यहाँ पर खुद सुब्रत राय सयार और उनके डायरेक्टर जेल में है, हर मिनट का, हर आवर का उनका डिटेंशन इलीगल है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है, इनके फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं हो रहा है क्या? तो ऐसे कंडीशन में सब काम छोड़कर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ये काम लेना चाहिए। कोई एक्सक्यूज नहीं है किसी के पास ये मैटर को डिले करने के लिए। और जिन्होंने अपने पद पर रहते हुए न्याय देने का जो शपथ खा करके बैठे थे, उन्होंने अन्याय किया है, तो उन्हें जेल जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए। अगर नहीं जाएंगे तो ये अन्याय होगा। ये इस पे बहुत सही वर्डिंग्स है सुप्रीम कोर्ट के भी। मर्सी टू द क्रिमिनल इज इनजस्टिस टू द विक्टिम। अगर किसी क्रिमिनल के साथ आप मर्सी करोगे तो आप ये विक्टिम के साथ अन्याय कर रहे हो। एक दूसरी चीज, ये समाज कोई भी क्रिमिनल को माफ करना एफोर्ड नहीं कर सकता है। मनोहर लाल वर्सेस विनेश आनंद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो अभी मुझे इतना बताइए कि इविल टॉलरेटेड इज इविल प्रोपोगेटेड, ये भजन लाल में सुप्रीम कोर्ट कहता है। तो जिनको अगर हमने इनका गुनाह माफ किया तो ये इनकरेज करेगा कोई अदर जजेस को कि आप भी गुनाह करो, आप भी बच जाओगे। और दूसरा जजमेंट है जस्टिस दीपक मिश्रा का, टीचिंग टाइम विल सेव 9। आज रोकेंगे तो आगे ये पाप, ऐसे गलतियां सब रुक जाएंगी। तो आज अगर ये 2 जज जेल में जाते हैं तो आने वाले जजेस ऐसी गलती करना छोड़ देंगे। देखो, करप्शन तो छूटने वाला है नहीं, जब तक दुनिया रहेगी करप्शन चलता रहेगा। जस्टिस चेलमेश्वर साहब ने बहुत सही वर्ड लिखा है जज के खिलाफ स्ट्रिक्चर पास करते समय सुप्रीम कोर्ट में कि एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो एब्सोल्यूट पावर एब्सोल्यूटली करप्ट करता है, लेकिन मिसयूज करता है। लेकिन इससे ये होगा कि मिनिमाइज होगा करप्शन, मिनिमाइज होगा। पहले जो नहीं तो क्या होगा, खुलेआम हो जाएगा। फिर तो गरीबों को न्याय मिलना ही बंद हो जाएगा। फिर तो करप्ट जजेस के मुंह को खून लग जाएगा। वो बोलेंगे जहां पैसा मिल रहा है हम वही काम करेंगे। तो ये रोकने के लिए जहां भी गलती मिली वहां जज पे कार्रवाई जरूरी है। मैं और एक बार कहता हूं, देखिए
हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कई बार वेद, गीता, उपनिषद, सब मनु संहिता इसको कोट कर करके जजमेंट दिए। जहीरा शेख में अन्याय कर रहे हैं, लेकिन स्टार्ट का जजमेंट का प्यारा क्या लिखा है जस्टिस फारिज पसायत ने? मनु संहिता में लिखा है, उनका कोट किया क्या कि अगर किसी जज के सामने कोई गुनाह होता है और जज वो गुनाह करने से नहीं रोकता है तो उसका 1/4 पाप उस जज को लगता है। ये सुप्रीम कोर्ट का लॉ हो गया। अब ये दूसरे के लिए जब बोला गया, ये अभी आप एक गौर करो, एक सुप्रीम कोर्ट का जज अगर गलती करेगा तो महाभारत, तो उसका इंपैक्ट इस देश के करोड़ों जनता पे पड़ेगा। आपको महाभारत का अगर किस्सा याद है, जब इनकी परीक्षा ली गई थी युधिष्ठिर की, तो उनके पास 4 लोग लाए थे एक ही टाइप का गुनाह करने वाले, चारों पे गुनाह था मर्डर का। एक था, उन्होंने बोला कि एक है शूद्र, एक है वैश्य, एक है क्षत्रिय और एक है ब्राह्मण। तो इन्होंने उसको सब शूद्र को कम सजा, वैश्य को ज्यादा सजा, क्षत्रिय को थोड़ा ज्यादा सजा, और कहा सबसे ज्यादा सजा ब्राह्मण को। क्यों? क्योंकि ये इतना विद्वान होते हुए भी इसने इतना गुनाह किया। तो उसी तरह इस देश की जो भी हाईएस्ट सजा है, वो हाईएस्ट सजा कॉमन मैन को जितनी मिलनी चाहिए उससे सबसे ज्यादा सजा जज को मिलनी चाहिए, और सबसे ज्यादा सजा सुप्रीम कोर्ट के जज को मिलनी चाहिए। उन्होंने ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का अपमान किया है। माननीय राष्ट्रपति जी ने जो उनको शपथ दिलवाई थी कि उसके साथ में फ्रॉड किया है, उसका अपमान किया है। और इन्होंने जो हमने विश्वास डाला था उन पे, और हमारे से सैलरी लिए, हमारी टैक्स पेयर की पूरी फैसिलिटी, सैलरी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन के बैठे रहे। तो इनके खिलाफ तो जितना ज्यादा हो सकते हो सजा होनी चाहिए। और एक मेरी डिमांड है, इनकी पूरी सैलरी, पूरा फैसिलिटी वो वापस लेनी चाहिए, उसका भी प्रोसीडिंग करना चाहिए। ये जब होगा तभी आने वाले लोग, जैसा बोलते हैं अगला गिरा पिछला होशियार, तो पिछले वाले जो करप्ट या ऐसे माइंड के जो जजेस होंगे, उनके दलाल होंगे या जो भी होंगे, वो सुधर जाएंगे और आम आदमी को, सामान्य जनता को न्याय मिलना शुरू हो जाएगा। और तभी जो हमारे लॉ मेकर्स ने, अच्छे लोगों ने, हमारे जो बाबा साहब अम्बेडकर से लेके जो भी लोगों ने इस मतलब पुण्य भूमि का अच्छे न्यायपूर्ण राम राज्य का सपना देखा था, वो सपना पूरा होगा। बस यही तो हमारा हर आदमी का, कह रहा हूं एडवोकेट छोड़िए, हर आदमी का एक जीवन का उद्देश्य क्या है। वो जब पृथ्वी पर आता है तो उसको सिर्फ इतना ही करना है कि अपनी जितनी भगवान ने तुमको एबिलिटी दिया है उसका समाज के लिए ज्यादा से ज्यादा उपयोग करो, और यहां से जाते समय ऐसा एक समाज छोड़कर जाने का प्रयास करो कि तुम्हारे आने वाले पीढ़ी के लिए एक अच्छा समाज रह सके। तो वही योगदान हम चाह रहे हैं कि हमारे से हो, हमारा एक गिलहरी प्रयास है। और सभी लोगों से विनती है कि इसमें अपने लेवल पे जो हो सके आप इसमें, इनमें से किसी की, जिन्होंने सुब्रत राय के ऊपर मुकदमा फाइल किया है, उनको अदालत में घसीटा है, इनमें से किसी की भी मंशा नहीं है कि ये केस रिजॉल्व हो जाए। अब आप कह सकते हैं कि आपके ऊपर, आपके पास क्या आधार है? मेरे पास कोई आधार नहीं है। मेरे पास सिर्फ एक ही आधार है कि भाई ये कौन सा लड्डू बन रहा है जो बन ही रहा है। लड्डू कब आएगा मार्केट में, कब लड्डू खाएगा लोग? आप 12 साल हो गए हैं, आप किसी मुकदमे को लिंगर ऑन करते जा रहे हैं। इसका मतलब तो यही है कि आप सुलझाना ही नहीं चाहते, और इसमें से कुछ और प्राप्ति की कुछ योजना कहीं और बन रही है। क्या ये एप्रीहेंशन है, ये शंका है हमारी? देखिए, इसके ऊपर ना सुप्रीम कोर्ट के खुद जजमेंट की इन्फ्रेंस कैसा निकालने का, मतलब फॉर एग्जांपल कई चीजें रहती है उसके डायरेक्ट प्रूफ्स नहीं रहते, लेकिन
वो मतलब जो एक्ट होती है या कोर्ट की ऑर्डर होती है या अधिकारी का बर्ताव होता है, इसपे से ये इन्फर निकाल सकते हैं कि वो एक्चुएटेड विथ करप्ट मोटिव और मैलिस और इलविल और फ्रॉड ऑन पावर का केस है या उसका मैलाफाइड इंटेंशन है, तो इसके ऊपर लॉ बहुत सेटल्ड है। फॉर एग्जाम्पल, प्रूडेंट मैन का जो एक्ट है, ए कॉमन मैन, वो ऐसे कंडीशन में अच्छा गुड फेथ में क्या करता, तो वो जो कर सकता था वो नहीं किया, मतलब आपने बैड फेथ में किया। एक दूसरा सेक्शन 52 ऑफ आईपीसी क्या कहता है, नथिंग कैन बी सेड टू बी डन इन गुड फेथ इफ इट इज नॉट डन विद ड्यू केयर एंड कॉशन। ये लागू पड़ता है आपके जस्टिस खेर और उनके साथ के जज के ऊपर, यही लागू पड़ता है तुम्हारा सेबी पर। अब दूसरी चीज, एक जजमेंट है नोएडा वाला, नोएडा इंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट एसोसिएशन का 2011 का, बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है, बहुत सुंदर जजमेंट है जस्टिस BS चौहान का। वो क्या कहता है, अनड्यू हेस्ट, बहुत ज्यादा उतावलापन दिखाया, मतलब इनको जेल में भेजने में, अनड्यू हेस्ट इज इटसेल्फ प्रूफ ऑफ मैलाफाइड इंटेंशन, मतलब ये खुद इसका सबूत है कि वो मैलाफाइड इंटेंशन से काम कर रहे हैं। और एनी पब्लिक अथॉरिटी शुड नॉट एक्ट इन एन आर्बिट्ररी कैजुअल मैनर, ऐसा करके, और अगर ऐसा कुछ है तो इट रिक्वायर्स ए इन्वेस्टिगेशन बाय सीबीआई टू डिस्क्लोज द कंप्लीट कॉन्स्पिरेसी। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर अनड्यू हेस्ट है, बहुत सब यह हो गया, तो एक बार इसमें क्रिमिनल केस रजिस्टर करो कि इतनी जल्दबाजी क्या थी तुमको ये सब करने की। एक और इसमें जो जो कई फ्रॉड हुए, जो भी हुआ, ये सब बाहर आने के लिए तुम्हारे अंदर से कॉन्स्पिरेसी क्या थी, इसके लिए जरूरी है कि ये इन्वेस्टिगेशन सीबीआई से किया जाए। उसके आगे और एक केस है, एक रमन लाल जो हाईकोर्ट जज और संजीव भट्ट वगैरह आईपीएस जो थे आरोपी, उसमें उन्होंने कहा कि डायरेक्ट प्रूफ का है हमारे खिलाफ में। तो जस्टिस चौहान का ही जजमेंट, BS चौहान का, उन्होंने क्या कहा जजमेंट में, सुप्रीम कोर्ट का लॉ बहुत सेटल्ड है कि कॉन्स्पिरेसी और हैच्ड इन सीक्रेसी, कोई कॉन्स्पिरेसी करेगा तो कोई सामने नहीं करेगा, अगर कोई सेबी का अधिकारी भी करेगा या जस्टिस खेर भी करेंगे कि उनको कुछ गलत काम करना है, तो कोई ओपन में तो नहीं करेंगे, तो ये रहेंगे सीक्रेसी में। अब इन्फ्लुएंस ऑफ उनका इन्वॉल्वमेंट कैसा निकाला जाएगा, तो एक्ट ऑफ कमीशन एंड एक्ट ऑफ ओमिशन, मतलब अनलॉफुल काम किया एक, और जो करना चाहिए था वो नहीं किया, तो जो करना चाहिए था नहीं किया, इट इज ऑल्सो एन ऑफेंस, वो भी उनको 120B में आरोपी बनाता है। और एक्ट ऑफ ओमिशन पे प्रतिमा महंती का भी बहुत बढ़िया जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। तो ऐसा लॉ बहुत क्लियर है, और ऐसे कई लॉ है। एक है फ्रॉड ऑन पावर का, मटेरियल ऑन रिकॉर्ड छोड़ दिया, उसको छोड़ के कुछ गलत ऑर्डर पास कर दिया जज ने। ये केस जो है, ये केस का तो किस्सा ऐसा है कि गुजरात के एक मजिस्ट्रेट ने 7-7 हजार रुपए के रेट से, जज ने 7,000 रुपए के रेट से माननीय राष्ट्रपति, माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सबके अरेस्ट वारंट निकाले। वो केस को एक्सपोज किया था इसके, मेरे ख्याल से विजय शेखर करके जी न्यूज वाले थे शायद, तो उन्होंने एक्सपोज किया, स्टिंग ऑपरेशन किया था, और वहां से वो मजिस्ट्रेट से अरेस्ट वारंट लेकर पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। सब राम जेठमलानी साहब वगैरह सब थे। उन्होंने चीफ जस्टिस को बोला, मजाक में बोला था कि आप यहाँ बैठे हुए, आपका तो अरेस्ट वारंट निकला। तो